हेलो दोस्तों, मैं गुरप्रीत सिंह स्वागत करता हूं आप सभी बच्चों का स्पार्क इंस्टीट्यूट के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल एंड फेसबुक चैनल से। बेटा, आज की वीडियो का थंबनेल देखते आप सभी बच्चों को क्लियर हो चुका होगा कि आज यार हम किस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं। क्लियर? तो वो बच्चे बेटा जो फर्स्ट टाइम बैंकिंग की तैयारी करने का सोचने लग रहे हैं या बैंकिंग की तैयारी करने का स्टार्ट कर रहे हैं, या वो स्टूडेंट जो तैयारी कर रहा है और उसको काफी प्रॉब्लम आ रही है, तो बेटा आज की वीडियो उन सभी बच्चों के लिए बड़ी ही ज्यादा बेनिफिशियल रहने वाली है। क्योंकि आज की वीडियो में मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि यार आपको बैंकिंग की तैयारी करनी कैसे है, बैंकिंग का सिलेबस क्या होता है, बैंकिंग में कौन कौन से एग्जाम होते हैं, कौन कौन से बैंक किस किस ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू एग्जाम कंडक्ट करते हैं, बैंकिंग के एग्जाम में स्ट्रेटजी क्या रहनी चाहिए हमारी, हाँ जी, बैंकिंग के एग्जाम में सिलेबस क्या होगा, किन बुक्स को फॉलो करें और स्टडी प्लान क्या किस तरह से हम स्टार्ट करें। ना जरूरी नहीं कि बेटा आप कोचिंग कर रहे हो तो तब ही आप बैंक का एग्जाम पास कर सकते हो। अगर आप घर पे भी अपने लेवल पे तैयारी करने लग रहे हो, पर सबसे इंपॉर्टेंट है कि भाई आपकी जो स्ट्रैटेजी है, जो आपका प्लान है, वो बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए एग्जाम में कौन कौन से चैप्टरों से क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं और कौन कौन से चैप्टर हमें तैयार करने हैं और हमें एग्जाम को किस तरह से क्रैक करना है। पॉइंट क्लियर? तो आज की वीडियो बेटा 10-12 मिनट की होगी, इसको कंप्लीट देखना। मैं ये प्रॉमिस करता हूं, चाहे बच्चा बिगिनर है, चाहे तैयारी करने का सोच रहा है, जस्ट तैयारी स्टार्ट कर दी है, जितने भी उसके डाउट है वो सारे के सारे इस वीडियो में क्लियर हो जाएंगे। इसके बाद आपको YouTube पे कोई और दूसरी वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आप बैंकिंग एग्जाम की तैयारी करने का सोच रहे हो या तैयारी स्टार्ट करने लग रहे हो। पॉइंट क्लियर? तो सबसे पहले मैं आपको एक छोटी सी बैंकिंग की हिस्ट्री बताना चाहता हूं। बेटा अगर मैं बात करूं तो ये आप स्क्रीन पे भी देख रहे हो, बड़े सारे बैंक्स के लोगो है ना, ये एग्जाम कंडक्ट करते हैं। बेटा थोड़ा सा मैं बैकग्राउंड डिटेल में जाऊंगा। देखो, अगर मैं बैकग्राउंड डिटेल की अगर मैं बात करता हूँ बेटा यहाँ पे, तो बैंकिंग के एग्जाम में सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो बेटा जब हमारे बैंक बने थे, नेशनलाइज करने की जरूरत पड़ी गवर्नमेंट को, तो 1969 के दौरान हमारे 14 बैंक नेशनलाइज हुए जिनको हमने सरकारी बैंक बोला। पॉइंट क्लियर? उसके बाद 80 में 6 और नए बैंक नेशनलाइज्ड हुए। ऐसे ही कुछ स्पेशल बैंक बने, कुछ आरआरबी बनी, है ना। तो नंबर ऑफ बैंक्स जो है वो बनाए गए। बट आप देखते हो 2020 के दौरान बड़े सारे बैंकों में मर्जर भी होना स्टार्ट हो गया। पॉइंट क्लियर? तो पॉइंट ये है, हमें आज के टाइम पे ये पता होना चाहिए कि हम जो तैयारी करने लग रहे हैं, हमारी कल को जब सिलेक्शन होगी तो हम किन किन बैंकों में हमें जॉब मिल सकती है, कौन कौन से बैंक एग्जाम कंडक्ट करते हैं और किस किस ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू एग्जाम कंडक्ट होता है। पॉइंट क्लियर? तो बेटा सबसे पहले अगर मैं बात करूंगा, भाई साहब आपके सामने ये सारे एग्जाम्स हैं। जैसे सबसे पहला एग्जाम आप देख रहे हो एसबीआई पीओ और एसबीआई क्लर्क। बेटा एसबीआई बैंक इंडिया का सबसे इस समय आपका लार्जेस्ट फर्स्ट नंबर पे बैंक है, जो आपका पब्लिक सेक्टर बैंक है। जब ये बैंक बनाया गया था तो ये सरकार के द्वारा ही बनाया गया था, तो इसी कारण हम इसको पब्लिक सेक्टर बैंक बोलते हैं। सबसे पहले 1921 में इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया 3 बैंकों को मर्ज करके बनाया गया। देन 1955 और 66 के दौरान आपका इसका नया नाम कन्वर्ट कर दिया गया, इसको नेशनलाइज कर दिया गया, इस बैंक का नाम बदल के रख दिया गया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। अब पॉइंट है, एसबीआई भी एग्जाम कंडक्ट करने के लिए कौन सी ऑर्गेनाइजेशन के पास जाती है, उसको बोलते हैं बेटा आईबीपीएस। मतलब जब आप एसबीआई का लिए फॉर्म फिल करते हो तो आपके सामने एग्जाम का नाम होता है एसबीआई पीओ। शाबाश, हाँ, यहाँ तो एग्जाम का नाम क्या होता है बेटा, एसबीआई पीओ। यहाँ तो एग्जाम का नाम होता है एसबीआई क्लर्क। मतलब आप किसके लिए तैयार करने लग रहे हो, वहां एसबीआई को लिए। अब एक वर्ड आया आईबीपीएस। अब आईबीपीएस क्या होता है बेटा, तो मैंने अभी जैसे आपको बताया कि यार पहले काफी सारे बैंक थे, टोटल 27 प्राइवेट पब्लिक सेक्टर बैंक थे, 27 के आसपास था ना। पर 2020 में काफी मर्जर हो जाता है। 2020 के बाद अगर मैं आज के टाइम की बात करूं तो बेटा आईबीपीएस एक ऑर्गेनाइजेशन है जो इन सभी बैंक्स के एग्जाम कंडक्ट करती है। एसबीआई को छोड़ दिया जाए तो देखा जाए तो कितने बैंक है, 11 बैंक। अगर आप फॉर्म कभी फिल किए हो तो ये फॉर्म फिल करते दौरान हमें एक मैसेज सा भी क्लिक होता है कि आपकी प्रेफरेंस किन किन बैंक्स के लिए है। तो मतलब कहने का ये हुआ कि यार ये जो सारे बैंक आप स्क्रीन पे देखने लग रहे हो बेटा, ये जो बैंक आप स्क्रीन पे देखने लग रहे हो, तो ये बैंक कौन से एग्जाम्स कंडक्ट कर रहा है हमारे सामने, शाबाश। तो आईबीपीएस जो है वो इन सभी 11 बैंक्स के एग्जाम जो है वो एक साथ कंडक्ट करती है ना।
ये आईबीपीएस सबके 11 के एक साथ एग्जाम कंडक्ट करती है। अब आईबीपीएस में भी दो तरह का पेपर होता है, एक पीओ का और एक क्लर्क का। ये डिफरेंस क्लियर हुआ भाई। आईबीपीएस में कितने बैंक है? 11। और ये कौन सा? पब्लिक सेक्टर बैंक। जब आप एग्जाम फिल करोगे तो फिल करने के दौरान ऐसा ऑप्शन आता है कि आपकी पहली प्रेफरेंस किसकी है, सेकंड किसकी है। अगर आपने कभी एग्जाम फिल किया हो तो आपने देखा भी होगा। तो पॉइंट ये है, आईबीपीएस के अंदर हम कितने एग्जाम्स के लिए मतलब कितने बैंक पार्टिसिपेट करते हैं आईबीपीएस में? 11। यही पीओ में और यही क्लर्क में। तो पहला पेपर हमारे सामने कौन सा आया? एसबीआई। एसबीआई भी आईबीपीएस के थ्रू ही एग्जाम लेता है, बट एसबीआई के केस में सिर्फ एसबीआई में ही हम ज्वाइन होंगे और किसी बैंक में ज्वाइन नहीं होंगे। बट अगर हम आईबीपीएस पीओ का पेपर देने लग रहे हैं तो अकॉर्डिंग टू प्रेफरेंस हमारे जैसे नंबर आएंगे, तो हमें बैंक ऑफ बड़ौदा भी मिल सकता है, पीएनबी भी मिल सकता है, जैसे हमारी प्रेफरेंस होगी। ये पॉइंट क्लियर? तो देखा गया अभी तक कितने एग्जाम है हमारे पास? 4 एग्जाम। बेटा इसके अलावा एक होती है आरआरबी, रीजनल रूरल बैंक। अगर मैं बात करूं प्रेजेंटली तो इस समय टोटल 56 आरआरबी है। और जम्मू की अगर मैं बात करूं तो कौन कौन सी आरआरबी है? एक आपका जेके ग्रामीण बैंक है और एक आपका इलाका देहाती बैंक है। तो जब आरआरबी के एग्जाम निकलते हैं तो उसमें आरआरबी पीओ की वैकेंसी आती है और क्लर्क की वैकेंसी आती है। तो ये भी कंडक्ट कौन करता है? आईबीपीएस। ये भी कंडक्ट कौन करता है? आईबीपीएस। बट अगर वर्ड आरआरबी लिखा होगा तो आपको पता होना चाहिए आरआरबी में ग्रामीण बैंक पार्टिसिपेट कर रहे हैं। जैसे पंजाब के लिए क्या आ जाएगा? पंजाब ग्रामीण बैंक, सतलुज ग्रामीण बैंक, हरियाणा का, हिमाचल का ग्रामीण बैंक। ऐसे टोटल 56 आरआरबी है ना बेटा। आईबीपीएस का मतलब अभी मैंने आपको क्या बताया कि भाई ये 11 बैंक जो है ये किसके अंदर पार्ट अपना किसके अंदर जो 11 बैंक है ये किसके ऑर्गेनाइजेशन को बोलते हैं? आईबीपीएस को। तो आईबीपीएस पीओ का मतलब ये 11 बैंक पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं। एसबीआई तो एसबीआई का मतलब क्या? सिंगल एसबीआई पार्टिसिपेट कर रहा होता है। आरआरबी का मतलब क्या होगा अभी हमने समझा। और जम्मू के लिए आरआरबी कौन कौन सी है? जेके ग्रामीण बैंक और इलाका देहाती बैंक। बेटा इसके अलावा कुछ स्पेशल बैंक रहते हैं, जैसे आपका आरबीआई का हो गया। इसमें दो तरह का एग्जाम रहेगा, आरबीआई ग्रेड बी और आरबीआई असिस्टेंट। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं बेटा जम्मू एंड कश्मीर के लिए, सिर्फ स्पेशल जम्मू के लोगों के लिए जिनका स्टेट सब्जेक्ट जम्मू है, जिनका कहने का मतलब डोमिसाइल जम्मू के है, वो कौन सा फॉर्म और एक्स्ट्रा फिल कर सकते हैं? जे एंड के। जे एंड के में दो तरह का पेपर होगा जेके बैंक में, एक आपका पीओ का और एक आपका क्लर्क का। यहाँ पीओ को क्लर्क को बीए बोला जाता है, बैंकिंग एसोसिएट्स। इसके अलावा बेटा एलआईसी, एलआईसी में भी आपका असिस्टेंट रहता है, एडब्ल्यू रहता है, इस तरह की चीजें। तो पॉइंट कहने का मतलब ये है, जब आप बैंकिंग एग्जाम की तैयारी करने लगते हो तो आप मतलब डायरेक्टली मतलब पैरेलली इन सभी एग्जाम्स को भी तैयार कर रहे होते हो, इन सभी बैंक्स के पेपरों को भी तैयार कर रहे होते हो। आपको किसी के लिए डिफरेंट नहीं पढ़ना, आपको कॉमन सिलेबस को पढ़ना है। उसका मतलब क्या है कि आने वाला जो साल है, जिस साल में मैं क्या देख रहा हूं, कम से कम 8 से 10 पेपर आपके कौन से सेक्टर में देखे जाते हैं बेटा? बैंकिंग के सेक्टर में। और अगर आप जम्मू रीजन से हो मतलब जे एंड के से हो तो आप स्पेशली इन दो पेपरों को और ज्यादा फिल कर सकते हो। इन सबके लिए क्या करना बेटा? हमें कॉमन पढ़ना है। क्या ये पॉइंट क्लियर? सबसे पहले आपको ये क्लियर हो चुका होगा बेटा, जब एसबीआई का एग्जाम आएगा, ले आईबीपीएस ही रही है बट एसबीआई में सिर्फ एसबीआई पार्टिसिपेट कर रहा है, आईबीपीएस में ये 11 बैंक पार्टिसिपेट कर रहे हैं, आरआरबी में आरआरबी पार्टिसिपेट करेगी, आरबीआई के लिए स्पेशल आरबीआई रहेगा। इसके अलावा कोई भी इंश्योरेंस सेक्टर हो, जेके बैंक हो या एलआईसी हो, सबका बेसिक सिलेबस जो है वो सेम रहने वाला है। तो मैं उम्मीद करता हूं आपको ये पता चल गया होगा कि यार जब हम बैंकिंग की तैयारी करते हैं तो हम टोटल कितने एग्जाम को फिल कर सकते हैं और कितने एग्जाम को हम तैयार कर रहे होते हैं एक साथ, है ना। नेक्स्ट बात करूंगा बेटा मैं एग्जाम पैटर्न को लेके, है ना। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा, आज के टाइम पे बैंकिंग के जितने भी एग्जाम होते हैं उन सब में प्री और मेंस वर्ड बन गया है ना, एक प्री और एक मेंस। अगर तो क्लर्क का पेपर है तो प्री और मेंस, और अगर पीओ है तो साथ में इंटरव्यू रहती है ना। देखो जी जितने भी बैंक के एग्जाम है, जैसे आपका फर्स्ट वन आ गया जी आईबीपीएस पीओ या आईबीपीएस क्लर्क, सब में प्री में आप देख रहे हो इंग्लिश सब्जेक्ट रहता है, मैथ रहता है और रीजनिंग रहता है। उसके बाद मेंस में क्या है, इंग्लिश मैथ रीजनिंग के साथ जीए आ जाता है, और साथ में एक डिस्क्रिप्टिव पेपर भी होता है। अगर आप आईबीपीएस पीओ की बात कर रहे हो, अगर क्लर्क होगा तो इसमें डिस्क्रिप्टिव नहीं होगा। आरआरबी पीओ में क्या है, इसका एग्जाम पैटर्न थोड़ा सा डिफरेंट है, इसमें इंग्लिश नहीं आती, इसमें रीजनिंग और मैथ होता है बट 40-40 नंबर का। यही सेम पैटर्न किसका है, आरआरबी क्लर्क का बेटा। इसके अलावा एसबीआई पीओ आए, एसबीआई क्लर्क आए, आपका जेके बैंक पीओ हो या जेके बैंक क्लर्क हो, इन तीनों के लिए आपका सेम यही पैटर्न होगा।
बट क्लर्क में सिंगल पेपर होता है। तो बेटा बैंकिंग के अंदर जम्मू के लोगों के लिए एक और रिलैक्सेशन मिल जाती है। इन सभी एग्जाम में जेके क्लर्क, जेके बैंक का जो एग्जाम है, ये एक ऐसा पेपर है जो आप सिंगल एग्जाम देके जॉब ले सकते हो। क्या ये पॉइंट क्लियर हुआ? तो हमें ये आइडिया यहां से हल्का हल्का ये मिला कि भाई एक प्री होता है और एक मेंस होता है। क्लर्क है तो नो इंटरव्यू, नो डिस्क्रिप्टिव, बट पीओ है कोई भी, आईबीपीएस पीओ मतलब 11 बैंक पार्टिसिपेट कर रहे हैं, एसबीआई पीओ सिर्फ एसबीआई कर रहा है, जेके बैंक पीओ जेके बैंक कर रहा है। बट हर पीओ में इंटरव्यू भी रहती है और डिस्क्रिप्टिव भी रहता है। किसी भी क्लर्क में ना डिस्क्रिप्टिव होगा ना इंटरव्यू होगी। क्या ये पॉइंट आप बच्चों को क्लियर कि एग्जाम पैटर्न क्या है? तो हमें हल्का हल्का आइडिया ये समझ आया कि भाई इन सभी पेपरों को पढ़ने के लिए हमें अगर बात करे जाए तो हमें 3 सब्जेक्ट पढ़ने हैं प्री के लिए, इंग्लिश, मैथ और रीजनिंग, और मेंस पास करने के लिए साथ में जी। ये पॉइंट क्लियर? जर्नल अवेयरनेस। आज की वीडियो में मैं प्रॉपर आपको चारों का सिलेबस बताऊंगा। ये बताऊंगा जो बच्चा घर से तैयारी करने लग रहा है वो भी सिलेबस को कैसे स्टार्ट कर सकता है बेटा। क्लियर? अब नया वर्ड बैंकिंग में एक और वर्ड होता है बेटा, किस तरह से पता चले हम पेपर को पास करने लग रहे हैं, उसको बोलते हैं बेटा कट ऑफ। कट ऑफ, अगर मैं कट ऑफ की बात करूं बेटा, कट ऑफ 2 तरह की होती है, एक होती है सेक्शनल और एक होती है जी आपकी ओवरऑल। बैंकिंग में दोनों कट ऑफ देखी जाती है बेटा, बट एसबीआई में आजकल सेक्शनल नहीं होती। बाकी सब एग्जाम में क्या होगा, आपको सेक्शनल भी होगी और ओवरऑल भी होगी। मैं मान के चलता हूँ रीजनिंग, मैथ और इंग्लिश मैंने कोई प्री दिया, मेरे नंबर, उसने कहा था इन सब सेक्शन में आपके नंबर आने चाहिए 10-10-10, है ना। मेरे नंबर आए सब में 15-15-15, बट उसने कहा था जी 15 तो सेक्शन आपका क्लियर है, बट ओवरऑल मेरे को टोटल चाहिए थे 55, बट मेरे तो 45 बने और मेरा क्या ओवरऑल क्लियर नहीं हुआ, तो मैं जो फाइनल रिजल्ट आएगा उसमें मेरा फेल रहेगा। ये पॉइंट क्लियर आया? मतलब कहने का अगर आपका सेक्शनल क्लियर है और अगर आपका ओवरऑल क्लियर नहीं है तो फाइनल जो रिजल्ट होगा वो आपका क्या रहेगा, फेल होगा। ये पॉइंट क्लियर? अगर आपका ओवरऑल, मैंने कहा जी, उसने कहा रीजनिंग में 10-10 चाहिए, बेटा मेरे नंबर आगे एक में मान लो इसमें 25, इसमें आगे 30, इसमें 10 चाहिए थे, आए मेरे 9 रीजनिंग में। इन सब का अगर मैं प्लस करूं तो ये मोर देन आपका ओवरऑल 55 को तो क्रॉस कर गया। 35 और 30 और 25 की बात करूं तो 55 और 9 अगर मैं और जोड़ दूं तो 64, मतलब ये 55 को तो क्रॉस कर गया, बट सेक्शनल रह गया तो ओवरऑल फेल होगा। तो बैंकिंग के एग्जाम में मुझे सेक्शनल भी क्लियर करना होता है, ओवरऑल क्लियर करना होता है, फिर क्या होता है फाइनल रिजल्ट में मुझे प्री के बाद बोला जाता है आपको कौन सा एग्जाम देना है, मेंस का। और मेंस में भी सेम कट ऑफ को डील किया जाता है, सेक्शनल, ओवरऑल और आपका देन नेक्स्ट आपको फिर इंटरव्यू के लिए और देन फाइनल सिलेक्शन रहती है। तो उम्मीद करता हूं आपको ये पता चल गया कि बैंकिंग की तैयारी करते समय हमें ये क्लियर है कि कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशन पेपर ले रही है और कौन कौन से बैंक उनके अंदर पार्टिसिपेट करने लग रहे हैं, ना। उसके बाद हमें ये पता चला कि बैंक का पेपर का पैटर्न क्या, प्री और मेंस। फिर हमें पता चला एक कट ऑफ नाम की चीज भी होती है। अब हम बात करेंगे बेटा सिलेबस क्या होगा। देखो प्री के लिए आपने मोटा मोटा ये पॉइंट देखा, प्री के लिए आपने कहा जी मुझे रीजनिंग सब्जेक्ट पढ़ना होगा, मुझे मैथ्स पढ़ना होगा और मुझे इंग्लिश पढ़ना होगा, है ना, ये 3 सब्जेक्ट। मेंस के लिए रीजनिंग, मैथ, इंग्लिश और साथ में जर्नल अवेयरनेस। अब जनरल अवेयरनेस में क्या क्या रहता है ये हम डिटेल में आज डिस्कस करेंगे। रीजनिंग में क्या है ये डिटेल में डिस्कस करेंगे, मैथ, इंग्लिश एंड सो। सबसे पहले अगर मैं बात करूं बेटा तो ऐसे मैं आपको अपने ऑफलाइन क्लासेस में और ऑनलाइन क्लासेस में मैं रीजनिंग सब्जेक्ट टीच करता हूं और मैं 7-8 साल से रीजनिंग सब्जेक्ट टीच कर रहा हूं और काफी सारे बच्चों का रीजनिंग मैंने स्ट्रॉन्ग भी किया हुआ है। और आज भी बच्चे जब पेपर देने के बाद मैसेज करते हैं और वो फुल में से फुल जो है अपने स्कोर करते हैं, है ना। तो बाकी आप भी काफी सारी डेमोज हमारी यूट्यूब पे देख सकते हो। अगर आप खुद घर से पढ़ना चाहो तो आप अपने लेवल पे भी रीजनिंग को प्रिपेयर कर सकते हो, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। बट आपको ये पता होना चाहिए कि भाई प्री में कौन कौन से चैप्टर आ रहे हैं और इन चैप्टर में भी कौन कौन सी टाइप्स पेपर में पूछी नहीं लग रहा है ना। तो अगर मैं बात करूं रीजनिंग की प्री की, तो बेटा रीजनिंग के प्री में चाहे पेपर पीओ का हो चाहे क्लर्क का हो, आपको एक बात को समझना पड़ेगा, पीओ के एग्जाम में कम से कम 4 से लेके मतलब कम से कम एटलीस्ट 3 से लेके 4 पजले और सिटिंग अरेंजमेंट आता है और क्लर्क में कम से कम 3 आपकी सिटिंग और पजल आना है। मतलब कहने का
क्लर्क के पेपर में 15 से लेके 17 नंबर, कई बार छोटी पजल 2 नंबर की आ जाती है। 15 से 17 कौन सा पार्ट रहता है? पजल और सीटिंग का। और पीओ में एटलीस्ट 20 से लेके 23 नंबर का किसका पार्ट होता है? पजल और सीटिंग अरेंजमेंट। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, अगर आपने देखा हो कभी बैंकिंग की तैयारी की हो तो। सबसे ज्यादा हाई वेटेज कौन सी आती है? सीटिंग और पजल की। इसके अलावा इन सारे सेगमेंट को हम मिसलिनियस के सेक्शन में रखते हैं, तो किसी पेपर में 3 नंबर का, किसी में 5 का, इस तरह से रहता ना। तो देखा जाए तो रीजनिंग की वेटेज प्री में 35 नंबर रहती है, मेंस में किसी में 40 क्वेश्चन आते हैं, किसी में 50 क्वेश्चन आते हैं, किसी में 60 नंबर की वेटेज होती है और किसी में 50 नंबर की वेटेज होती है। जहां से मान लो 40 क्वेश्चन आ रहे हैं, इसकी वेटेज 60 है, तो कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो 2 मार्क्स के होंगे, मेंस में उनके साइड पे लिखा होगा 2 मार्क्स, इस तरह से 1.5 इस तरह से। तो पॉइंट है, ये सारे चैप्टर हमें पढ़ने होते हैं। ये मिसलिनियस अल्फाबेटिकल सीरीज, कोडिंग डिकोडिंग, एनालॉजी, डायरेक्शन, ब्लड रिलेशन, इनइक्वालिटी, सिलॉक्स 5-5 नंबर की, है ना, जहां तो दोनों आ जाती हैं, जहां दोनों में से कोई एक आती है, या 3 और 2 क्वेश्चन ऐसे आते हैं। सिटिंग और पजल सबसे इंपॉर्टेंट है जी, अगर आपने प्री निकालना और प्री के बाद मेन निकालना। पॉइंट क्लियर? इसी चैनल पे आप देखोगे एक आपको YouTube की वीडियो मिलेगी, हाल ही में शूट की गई है पजल के ऊपर और सिटिंग के ऊपर, जिसमें मैंने आरआरबी को एक्सपेक्टेड माना कि जो आने वाला एग्जाम आने वाला आरआरबी पीओ का और क्लर्क का जो प्री है, उनमें मैं कुछ क्वेश्चन आपको करवाऊंगा। सेम क्वेश्चन डिटो आपको एग्जाम में देखने को मिल रहे हैं। उस वीडियो का जो लिंक है मैं इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी ऐड कर दूंगा। मेंस में ये सारे चैप्टर होंगे। मेंस में हमें एक्स्ट्रा पढ़ना होता है मशीन पुट, डिसीजन मेकिंग, लॉजिकल रीजनिंग में अजम्पशन, आर्गुमेंट, कोर्स ऑफ एक्शन, ये सारे चैप्टर रहते हैं। तो पॉइंट ये है, मुझे ये पता होना चाहिए कि भाई प्री में कौन से चैप्टर है और मेंस में कौन से चैप्टर है रीजनिंग के लिए। ऐसे ही बेटा अगर मैं मैथ की बात करूं तो मैथ को मैं 3 पार्ट में डिवाइड करूंगा। फर्स्ट वन योर स्पीड मैथ, अर्थमेटिक और आपका डीआई। पॉइंट क्लियर? स्पीड मैथ, अर्थमेटिक और डीआई। बेटा स्पीड मैथ की बात करूं तो स्पीड मैथ में आप पढ़ोगे सिंप्लीफिकेशन, अप्रोक्सीमेशन, नंबर सीरीज। 2 तरह की होती है, यहाँ तो कई बार रॉन्ग सीरीज आ जाती है, कई बार मिसिंग सीरीज आ जाती है बेटा, है ना। कई बार रॉन्ग आ जाती है पेपर में और कई बार मिसिंग आ जाती है। और क्वाड्रेटिक क्वेश्चन। अगर मैं पीओ की बात करूं तो पीओ में प्री में कितने क्वेश्चन रहेंगे? मैथ में 35। बेटा उस 35 में से 5 क्वेश्चन यहां से आ जाते हैं, अब सिंप्लीफिकेशन और अप्रोक्सीमेशन से 5 आ जाते हैं और 5 क्वेश्चन यहां से आ जाते हैं। तो मतलब 15 नंबर आपको यहां से पीओ में देखने को मिलता है। पीओ में 15 क्वेश्चन यहां से। और क्लर्क के केस में आपको यहां और यहां से कम 15 क्वेश्चन, एटलीस्ट 10 से 15 क्वेश्चन आते हैं यहां से आपको। एटलीस्ट 5 नंबर की क्या आ जाती है? नंबर सीरीज। कई बार नंबर सीरीज नहीं होती तो क्वाड्रेटिक क्वेश्चन भी आ जाती है। तो मतलब 20 नंबर का सेगमेंट आपको ये वाला पार्ट मिलता है क्लर्क में। क्या ये पॉइंट क्लियर? इसके अलावा डीआई की बात करूं तो 2 डीआई एटलीस्ट पेपर में देखने को मिलती है, 10 नंबर की, 10 नंबर की, और यहाँ पे 1 डीआई होती है ना। तो 25 नंबर हो गया, 30 नंबर हो गया। बचा आपका कौन सा सेगमेंट? अर्थमेटिक का, जिसमें मेरे अकॉर्डिंग आपको परसेंटेज और रेशियो को अच्छे से पढ़ना चाहिए। और ये सारे चैप्टर हैं जो आपको प्री और मेंस के लिए पढ़ने हैं मैथ के अंदर। तो एक बार इनको रीड कर लेना और आपको इन चैप्टरों को अच्छा स्कोर करना है। आपको ये पता होना चाहिए, आप ऑनलाइन स्पीड टेस्ट लगाइए बेटा। स्पार्क इंस्टीट्यूट की एक वेबसाइट है, सिंपल गूगल पे सर्च करना, वहां पे आप जो भी एग्जाम देने जा रहे हो, चाहे बैंक, एसएससी, जेके, एसएसबी, हमारा हर एक का पहला टेस्ट फ्री है। अब उन टेस्ट को लगाओ, एक तो आपको पता चलेगा एग्जाम का पैटर्न क्या है, एग्जाम एक्चुअल में रियल इंटरफेस क्या है, और आपको पता चलेगा कि आपका लेवल क्या, आपके कितने नंबर आने लग रहे हैं टाइमर के साथ। नेक्स्ट बात करूंगा बेटा इंग्लिश को लेके। इंग्लिश में अभी हमने देखा कि भाई आरआरबी में प्री में इंग्लिश नहीं आएगी, बाकी सब में कितने नंबर की आएगी? 30 नंबर की। और मेंस में आपने देखा कि हर में डिफरेंट रहेगा, किसी में आपके 35 क्वेश्चन रहते हैं इंग्लिश के, किसी में 40 क्वेश्चन रहते हैं। जैसे यहाँ अगर मैं बात करूं तो 40 क्वेश्चन है, यहाँ अगर मैं बात करूं तो मेंस में आपके 35 क्वेश्चन है ना। तो इंग्लिश के केस में मेरे अकॉर्डिंग बेटा आपको एक बात को समझना चाहिए, आपको डेली बेस पे न्यूज़पेपर पढ़ना चाहिए, कोई आर्टिकल पढ़ना चाहिए, रीडिंग स्किल सुधारने चाहिए, क्योंकि कंप्रीहेंशन पेपर में पूछा जाता है। वही कंप्रीहेंशन के बेस पे आपको क्लोज टेस्ट आ जाता है। जब आप कंप्रीहेंशन पढ़ोगे, रीडिंग स्किल सुधारोगे, आपका क्लोज टेस्ट भी अच्छा होगा, रीडिंग स्किल्स भी अच्छा होगा। फिलअप आ जाते हैं एरर इनके बेस पे, पार्ट ऑफ स्पीच के बेस पे, है ना। तो ये 8 पार्ट है जो हमें पढ़ने होते हैं। इसके अलावा ये पॉइंट है जो आजकल प्री और मेंस में पूछे जाते हैं, मैच द फॉलोइंग, सेंटेंस कंप्लीशन, कनेक्टर, पैरा जंबल आ जाता है बेटा 5 नंबर का पेपर में, है ना, इस तरह से। तो ये इंग्लिश का पार्ट है, तो इसको हमें ध्यान में रखना, और ये इंग्लिश का सिलेबस है हमारा। क्लियर? नेक्स्ट बात करूं बेटा, सबसे इंपॉर्टेंट बेटे
बच्चे यार प्री पास कर लेते हैं बट मेंस में लटर मस्त हो जाते हैं। मेंस में लटर मस्त होने का एक ही रीजन है, उनको पता बैंकिंग में अगर 40 नंबर की जीए का पार्ट है तो बेटा उसमें कम से कम 25 से लेकर 30 नंबर का करंट अफेयर और आपका स्टैटिक जीके पूछा जा रहा होगा। अब 20 दिन बचते हैं मेंस में, अब कहते हैं जी 6 महीने का करंट अफेयर कैसे तैयार करें। तो आपको आज से ही करंट अफेयर भी साथ साथ पढ़ना है। करंट अफेयर के लिए आप सिंपल स्पार्क इंस्टीट्यूट की वेबसाइट पे जाइए, करंट अफेयर का ऑप्शन आपको हेडर पे दिख जाएगा, क्लिक करिए, डेली बेस का करंट पढ़िए, साथ में उसके डेली बेस के क्विज लगाइए, आपको पता चल जाएगा एमसीक्यू पैटर्न में करंट अफेयर को कैसे प्रिपेयर करना है। वहीं पे आपको स्टैटिक जीके की फाइल मिलेगी जिसमें हम 20 से 25 टॉपिक इंडेक्स बनाया है, हम इसको ट्रिक से पढ़ाते हैं जी, वो ट्रिक से ही पढ़ते हैं। पॉइंट क्लियर। इसके अलावा बैंकिंग में आपको बैंकिंग टर्मिनोलॉजी पढ़नी होती है, जैसे आपकी शॉर्ट फॉर्म्स रहती हैं। बैंकिंग अवेयरनेस में आपको ये सारे चैप्टर जो है वो पढ़ने होते हैं, हिस्ट्री ऑफ बैंक, आरबीआई पढ़ना होता है इस तरह से। बट सबसे इंपॉर्टेंट है बैंकिंग के केस में आप डेली बेस पे करंट अफेयर पढ़िए, और सबसे इंपॉर्टेंट है ये वाले पैरामीटर के ऊपर पढ़ना है, क्योंकि इन्हीं पैरामीटर के ऊपर करंट अफेयर एग्जाम में पूछे जाते हैं। पॉइंट क्लियर। तो उम्मीद करता हूं आपको पूरा सिलेबस डिटेल में क्लियर हो चुका होगा बैंकिंग का, जिसमें मैंने आपको ये बताया कि भाई बैंकिंग की अगर तैयारी करने लग रहे हैं, कोई बच्चा बिगनर है या कोई बच्चा तैयारी कर रहा है बट उसकी डायरेक्शन सही नहीं है, काफी सारे बच्चों को अभी तक सिलेबस ही क्लियर नहीं है, काफी सारे बच्चों को अभी तक एग्जाम पैटर्न ही नहीं पता, कुछ बच्चे तो पेपर में जाते हैं और उनको पेपर देने के बाद ये पता चलता है वहीं से यार यहाँ तो कट ऑफ नाम की भी चीज होती है। तो आपको स्टार्टिंग में ही ये चीजें पता होना चाहिए अगर आप एक्चुअल में पेपर को पास करना चाहते हो। तो ये वीडियो उन सभी बिगिनर बच्चों के लिए बहुत ही ज्यादा फ्रूटफुल होगी। तो आप बाकी सभी बच्चों के साथ शेयर करिए जो बैंकिंग की तैयारी करने का सोच रहा है, उनको बताइए कि ये हमारा सिलेबस है, इन सभी बैंक्स के लिए हम मतलब पेपर की तैयारी करते हैं, कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कौन कौन से बैंक पार्टिसिपेट करते हैं, ये हमने डिटेल में पढ़ा। अब हमें किसी के लिए डिफरेंट नहीं पढ़ना, हमें कॉमन पढ़ना है, हमें कॉमन पढ़ना और हमें इन सभी एग्जाम्स को देना है, और हर साल कम से कम 8 से 10 पेपर आपको देखने में मिलते हैं ना। उसके अलावा मैंने आपको रीजनिंग का सिलेबस डिटेल में बता दिया बेटा, मैथ, इंग्लिश और जीए का बता दिया। तो आप अपनी तैयारी घर बैठे के भी कर सकते हो, पर कुछ बच्चे जो घर बैठ के नहीं तैयारी कर सकते तो बेटा स्पार्क इंस्टीट्यूट के साथ जुड़ के भी आप तैयारी कर सकते हो। तो हमारे एवरी ट्यूसडे बैच स्टार्ट किए जाते हैं, ऑफलाइन और ऑनलाइन बैचेस दोनों अवेलेबल है। दिए गए नंबर पे कॉल करिए, मैसेज करिए, अपनी इंक्वायरी लीजिए। आपको नई तैयारी करनी हमसे, बट अगर आपको स्ट्रेटेजी डिस्कस करनी है, आपको कुछ आइडियाज लेने हैं, तब भी आप हमें कॉल कर सकते हो और अपनी बातों को क्लियर कर सकते हो, अपने डाउट को क्लियर कर सकते हो। अगर आपको घर बैठे ही तैयारी करनी है, आपको किस तरह से करनी है तैयारी, उसकी स्ट्रेटेजी आप हमारे साथ बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट शेयर कर सकते हो, हमसे आइडियाज ले सकते हो, टीचर्स की गाइडेंस ले सकते हो। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना। बाकी मैं आपको बता दूं ये एक्सपर्टिबिलिटी रहती है हमारी। बाकी हमारी एक ऐप है स्पार्क इंस्टीट्यूट की, वेबसाइट भी है बेटा, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया। आप टेस्ट लगाइए, यहाँ पे हर का टेस्ट आपको एक टेस्ट फ्री है बिल्कुल। आपको साथ में करंट अफेयर यहाँ पे फ्री प्रोवाइड किए जाते हैं। अनदर मैं लास्ट ईयर की बात करूं तो हमारी ये सिलेक्शन रेट है बेटा। जेके बैंक जब रिजल्ट आया था 2021 में तो काफी सारी सिलेक्शनें हम दी थी, कुछ बच्चों की फोटो यहाँ पे डिस्प्ले कर रखी है हमने। अगर मैं बात करूं तो पीओ में भी काफी हाई सिलेक्शन दी थी हमने, और क्लर्क में भी हमने काफी बड़ा नंबर दिया था। पॉइंट क्लियर। तो उम्मीद करता हूं आपको सिलेबस क्लियर है। फिर भी अगर आपको कोई सिलेबस को लेके, पैटर्न को लेके डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए, मैं डेफिनेटली उस वीडियो को देखूंगा, उस कमेंट को पढ़ूंगा और रिप्लाई डेफिनेटली किया जाएगा। ओके, तो उम्मीद करता हूं आपको आज का सेशन पसंद आया होगा। अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए बेटा, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इसमें क्लैरिटी हो पाए। ओके, तो मिलते हैं बेटा नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।